रात के इस पहर भागते भागते मेरा सांस फूलने लगा था और सीने में जैसे कांटे चुभ रहे थे। गांव के चौधरी सुल्तान अली के मुसल्ला मुलाजिम मेरे पीछे ऐसे पड़े जैसे शिकारी कुत्ते हिरन के पीछे पड़ते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी दौड़ नहीं लगाई थी और जान बचाने की तड़प पहले कभी महसूस नहीं की थी। चोरी मेरा पेशा जरूर था, मगर मैं कोई पेशावर कातिल नहीं था। मैं बस 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूरन इस दलदल में उतरा था। मगर आज की रात मेरी सारी चालाकियां और तजुर्बा बेकार साबित हो गया था। चौधरी का घर बाहर से जितना पुरसुकून लगता था, अंदर उतना ही खतरनाक था। जैसे पहले से कोई गैंग मौजूद हो जो शायद मुझसे भी बड़े हाथ की सफाई दिखाने आया हो। उनकी आहट पाते ही मैं पिछली दीवार थामकर खेतों में कूद गया और तब से लगातार भागता रहा। कपास और गन्ने के खेतों से गुजरते हुए मेरे कपड़े फट चुके थे और जिस्म पर अनगिनत खराशे थे। नवंबर की यखस्ता रात में सिर्फ पुरानी कमीज और शलवार पहने मैं ठंडी हवा में तीर की तरह चुभती महसूस कर रहा था। भागते भागते मुझे लगा कि पीछे आने वाली आवाजें दम तोड़ रही हैं और एक लम्हे को रुककर पीछे मुड़ा तो दूर तक फैले खेतों और दरख्तों के झुंड में गहरी खामोशी और अंधेरा था। शायद वे लोग लौट गए थे या मैं उन्हें चकमा देकर काफी आगे निकल आया था। मैं दरख्तों के घने झुंड में छुपा और पुराने बरगद के तने से टेक लगाकर अपनी सांस दुरुस्त करने लगा। हलक में कांटे पड़ गए थे और प्यास से जबान तालू से चिपकी हुई थी। तभी मेरी नजर झुंड के पार कुछ दूरी पर 2 सुर्ख बत्तियों पर पड़ी जो धीरे धीरे जल बुझ गई थीं। पहले तो मैंने सोचा ये मेरे पीछे आने वालों की गाड़ी है, लेकिन गौर करने पर अंदाजा हुआ कि ये किसी गाड़ी की पिछली रोशनियां थीं। इसका मतलब था कि इस जंगल जैसे इलाके से कोई सड़क पास ही गुजर रही थी। ये सोच मुझे उम्मीद की नई किरण देने लगी और मैंने फूले हुए सांस की परवाह किए बिना झुंड से निकलकर उस रोशनी की ओर बढ़ना शुरू किया। अगर इस गाड़ी में मुझे लिफ्ट मिल जाए तो मेरी जान बच सकती थी, वरना इस वीराने में, इस ठिठुरती सर्दी में मेरा बचना मुहाल था। मैं भागता हुआ झाड़ियों को चीरते हुए उस गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे करीब पहुंचा उम्मीद की वो किरण मायूसी के अंधेरे में डूबती चली गई। वो वाकई एक ट्रक था, लेकिन चलने की हालत में नहीं। ये किसी खौफनाक हादसे का शिकार हो चुका था। सड़क के किनारे लगे एक बहुत बड़े पुराने कीकर के दरख्त से ये इतनी बुरी तरह टकराया था कि उसका अगना हिस्सा लगभग आधा दरख्त के तने में धंस चुका था। ट्रक की हेडलाइट्स टूट चुकी थीं, लेकिन पिछली सुर्ख बत्तियां बैटरी की बची खुची ताकत से अब भी वफादारी से जल बुझ रही थीं, जैसे अपनी मौत का मातम मना रही हो। केबिन के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने देखा कि ट्रक का अगला हिस्सा यानी ड्राइवर वाली तरफ पूरी तरह पिचक चुका था। लोहे के टुकड़े दरख्त के तने से ऐसे चिपक गए थे जैसे पिघला कर लगा दिए गए हों। लेकिन केबिन का बायां दरवाजा यानी क्लीनर वाली साइड बिल्कुल ठीक था। ये मंजर देखकर मेरी सारी उम्मीदें धुंधली हो गईं। मुझे यकीन हो गया कि ड्राइवर मर चुका होगा, क्योंकि इतनी तेज टक्कर के बाद किसी का जिंदा बचना नामुमकिन था। मैं आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते कदम बढ़ाता गया और घूम फिरकर ट्रक का जायजा लिया। ट्रक पुराने मॉडल का था और उस पर रंग बिरंगे फूल और शेर की तस्वीरें बनी थी, जो अब हादसे के कारण मस्क हो चुकी थीं। हर तरफ खामोशी का राज था। हवा चलती तो दरख्त के पत्ते सरसराते और एक अजीब सी वहशत पैदा होती। मुझे ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर और अगर कोई और शख्स भी इसमें था तो वे दोनों मर चुके होंगे। ये सोचते ही मैं ट्रक के बाएं दरवाजे की तरफ आया। अंदर झांकने की हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी डरते डरते नजर डाली। अंदर कोई शख्स दरवाजे से टेक लगाए, सिर को सीट के साथ टिकाए बड़े आराम से बैठा था। चांदनी रात थी और केबिन में हल्का अंधेरा था, लेकिन उसका हाव भाव साफ दिखाई दे रहा था। पता नहीं वो जिंदा था या मर चुका। उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। मैंने सोचा शायद ये क्लीनर है जो सदमे से बेहोश हो गया हो। फिर हिम्मत करके खिड़की के शीशे पर हल्की दस्तक दी। अचानक उस शख्स के जिस्म में हरकत हुई। उसने धीरे धीरे अपना सिर मोड़कर मेरी तरफ देखा। एक लम्हे के लिए मैं डरकर 2 कदम पीछे हट गया। इतने में उसने दरवाजा खोल दिया। चांद की रोशनी अब उसके चेहरे पर पड़ रही थी और मैंने देखा कि वो कोई नौजवान क्लीनर नहीं, बल्कि 60-65 साल का बूढ़ा मगर सेहतमंद आदमी था। उसकी सफेद घनी दाढ़ी और चेहरे की झुर्रियां उसके तजुर्बे को बयां कर रही थी, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मुझे सर से पांव तक देखा और फिर एकदम छलांग मारकर नीचे उतरा। उसकी इस अचानक हरकत से मैं एक बार फिर डरकर पीछे हट गया। मैं गौर से उसे देख रहा था।
उसकी उम्र के हिसाब से उसकी फुर्ती हैरत अंगेज थी। वो मेरे करीब आया और गरजदार मगर संजीदा आवाज में बोला, अरे तुम कौन हो भाई, और इस वीराने में आधी रात को कहां भटक रहे हो? उसके सवाल का मैंने कोई जवाब न दिया। हैरत तो इस बात की थी कि इतनी शदीद टक्कर के बावजूद न सिर्फ वो जिंदा था बल्कि उसे खराश तक नहीं आई थी। वो बिल्कुल ठीक ठाक मेरे सामने खड़ा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, बाबा जी ये ट्रक, ये हादसा? बूढ़े आदमी ने मेरी बात काटते हुए कहा, हाँ बेटा, हमारा ट्रक हादसे का शिकार हो गया, मगर खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं और मेरा हेल्पर दोनों मौजाती तौर पर बच गए। बस ट्रक यहाँ फंस गया है और इसका इंजन तबाह हो गया है। उसने ठंडी आह भरी और ट्रक के मलबे की तरफ देखा। मेरा हेल्पर छोटू करीबी कस्बे की तरफ गया है। यहाँ कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी तो वो पैदल ही निकल गया है कि वहां से कोई मदद ले आए। मैं ट्रक को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं यहीं बैठा रहा। और तुम देख ही रहे हो कि इस सड़क पर कोई ट्रैफिक नहीं है। बूढ़े ने इधर उधर देखते हुए कहा, हाँ यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है, लगता है ये सड़क ज्यादा इस्तेमाल में नहीं रहती। मैंने भी उसकी तायद की। बूढ़ा बोला, हाँ यहाँ करीब में कुछ छोटे मोटे कस्बे हैं, लेकिन ये सड़क मेन रोड से हटकर है, इसीलिए यहाँ ट्रैफिक ना होने के बराबर है। मैं कब से ट्रक में ही बैठा हूँ, तुम देख रहे हो बाहर कितनी सर्दी है। आओ मेरे साथ अंदर केबिन में बैठ जाओ। ये कहकर बूढ़ा ड्राइवर दोबारा ट्रक के केबिन में चढ़ गया। मैं एक लम्हे के लिए हिचकिचाया। बाहर सच में बहुत ठंड लग रही थी और मेरे दांत बच रहे थे, मगर मैं उसके साथ केबिन में बैठना भी नहीं चाहता था। न जाने वो कैसा आदमी था, लहीम शहीम और रौबदार। केबिन का दाएं तरफ वाला हिस्सा यानी ड्राइवर की सीट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी और लोहे के परखच्चे हो चुके थे, लेकिन बाएं तरफ वाला हिस्सा बिल्कुल सलामत था और उसमें इतनी जगह थी कि हम दोनों आराम से बैठ सकते थे। बूढ़ा अंदर जाकर बैठा और दरवाजा खुला छोड़ दिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, आओ नौजवान, अंदर आ जाओ, बाहर ठिठुर कर मर जाओगे। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, मगर फिर ख्याल आया कि इतनी शदीद सर्दी में इस वीराने में मैं कहाँ जाऊंगा। बेहतर था उसकी बात मान लेना। मैं आगे बढ़ा और केबिन में बैठ गया। वो जरा परे हट गया और मैं उसके साथ बैठ गया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और शीशा ऊपर चढ़ा दिया। अब सर्दी की शिद्दत कुछ कम होने लगी थी। बूढ़ा बोला, अच्छा अब बताओ, तुम इस वीराने में कहाँ भटक रहे थे और हो कौन, कहाँ जा रहे हो? उसने एक साथ कई सवाल कर दिए। मैं कुछ कहने ही वाला था कि वो मुझे गौर से देखते हुए बोला, मियाँ कहीं तुम चोर तो नहीं, चोरी वोरी करके तो नहीं भागे? उसके सवाल से मेरे दिल में जैसे किसी ने छुरी घोंप दी। मैं बुरी तरह घबरा गया। उसने मेरी चोरी पकड़ ली थी। मैं हकलाते हुए बोला, नहीं तो मैं चोर नहीं हूं। वो शक भरी नजरों से घूरते हुए बोला, तुम शक्ल से चोर ही लगते हो, और तुम्हारी हालत, फटे कपड़े, चेहरे पर घबराहट। और फिर अचानक उसने ट्रक के डैशबोर्ड की दराज से एक पुरानी पिस्तौल निकाल ली और मेरे मुंह पर तान कर बोला, सच सच बताओ, तुम चोर हो? एक लम्हे के लिए मेरी सांस रुक गई। ये बूढ़ा तो जैसे मखबूतुल हवास लग रहा था। हाथ ऊपर करो, खबरदार कोई चालाकी मत दिखाना। उसने गरज कर कहा तो मैंने फौरन दोनों हाथ ऊपर कर दिए। मैं दिल ही दिल में लरज़ एक रहा था, अगर इस खपती आदमी ने गोली चला दी तो क्या होगा? कि क्या चाहते हो तुम? मैंने कांपती आवाज में कहा, सच बताओ। वो दहाड़ा। मैंने हार मान ली। हाँ मैं चोर हूं, मुझे माफ कर दो। अचानक उस शख्स के मुंह से एक जोरदार हंसी बुलंद हुई। उसने फौरन पिस्तौल का मैगजीन निकालकर मुझे दिखाया और कहा, डर गए? देखो पिस्तौल खाली है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हकीकत जानना चाहता था। चोर हो मगर बड़े डरपोक हो। आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ये कहकर उसने पिस्तौल दोबारा दराज में रख दी। मैंने इत्मीनान का एक गहरा सांस लिया, लेकिन मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। मैं चुपचाप शीशे से बाहर देखने लगा। बूढ़े आदमी ने कहा, देखो चोरी करना बुरी बात है। उसकी नजरें बदस्तूर सड़क पर जमी थीं। मैंने तलखी से कहा, बाबा जी मजबूरी है, हालात में चोर बनने पर मजबूर कर दिया। वो मेरी तरफ देखकर बोला, देखो मजबूरियां तो हमारी भी हैं, लेकिन हम दिन रात मेहनत करते हैं, सड़कों पर कई कई दिन भटकते रहते हैं, मगर कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। मेहनत करके कमाना सीखो। ये कहकर वो खामोश हो गया। मैंने कहा, मैं बहुत मजबूरी में ये पेशा अपनाया है। वो एकदम गुस्से से बोला, बकवास करते हो तुमने अपने लिए आसान रास्ता ढूंढा है। अब मुझे इस शख्स से दोबारा खौफ आने लगा। अगर बाहर इतनी कहर की सर्दी नहीं होती तो मैं कभी भी उसके केबिन में पनाह ना लेता, मगर इस वीराने में कहां जाता? लगता था कि करीबी कस्बा भी यहां से 7-8 किलोमीटर दूर था।
चंद लम्हे केबिन में गहरी खामोशी छा गई। मैंने देखा कि वो फिर उगने लगा। कुछ देर बाद उसने फिर सिर उठाया। मैंने मौजू बदलने की नीयत से पूछा, बाबा जी, आपका ट्रक इस दरख्त से कैसे टकराया? वो कहने लगा, बस नींद का एक झोंका आया और होश उस वक्त आया जब ट्रक दरख्त से टकरा चुका था। अब शुक्र है कि मेरी और मेरे हेल्पर की जान बच गई। फिर उसने ट्रक के दराज से पानी की बोतल निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। लो पानी पियो। माफी चाहता हूं, इस वक्त मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं। अरे हाँ, शायद कुछ मेवाजात रखे हैं। फिर उसने एक छोटा सा लिफाफा निकाला जिसमें चंद बादाम और अखरोट रखे थे। वो मुझे खाने के लिए दे दिया। भूख से जान निकल रही थी। मैंने अखरोट और बादाम खाए और पानी पिया। खुदा का शुक्र अदा किया। केबिन में एक बार फिर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। बूढ़ा ड्राइवर अब लगातार सड़क पर नजर गड़ाए देख रहा था, जैसे किसी का शिद्दत से इंतजार कर रहा हो। वक्त गुजरता जा रहा था और केबिन के अंदर की खामोशी और गहरी और बोझल होती जा रही थी। बाहर हवा की सरसराहट और कभी कभार किसी दूर दराज के गीदड़ की आवाज इस खामोशी को तोड़ती तो दिल दहल जाता। मैंने पूछा, बाबा जी, आपका साथी कब तक वापस आएगा? उसने मेरी तरफ देखे बिना सड़क पर नजरें जमाए हुए कहा, उसे कस्बे तक जाने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। वहां पहुंचकर वो किसी को मदद के लिए राजी करेगा और फिर गाड़ी का इंतजाम करेगा। मुझे नहीं लगता कि वो सुबह से पहले वापस आएगा। ये कहकर उसने आंखें मूंद लीं और धीरे धीरे बेसुध होने लगा। उसका सिर एक बार फिर सीट से टेक लगाए एक तरफ को ढुलक गया। थोड़ी देर बाद उसके खर्राटों की हल्की हल्की आवाज केबिन में गूंजने लगी। दरवाजे की हल्की सी चरमराहट सुनते ही मेरा दिल ऐसे उछला जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैंने एक पल को सांस रोक ली। बूढ़ा अभी भी खर्राटे ले रहा था। उसकी भारी सांसों की आवाज से पता चल रहा था कि वो गहरी नींद में है। मैंने धीरे धीरे एक पैर बाहर निकाला। ठंडी हवा की लपट मेरे चेहरे से टकराई तो एहसास हुआ कि बाहर पहले से भी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी थी। लेकिन इस सर्दी से डर कम था। असली डर इस बूढ़े के पास रहने में था। मैंने दूसरा पैर भी बाहर रख दिया और धीरे से दरवाजा पीछे से बंद करने ही वाला था कि अचानक उस बूढ़े की आवाज गूंजी, किधर जा रहे हो बेटा? मेरा पूरा जिस्म जम गया। बूढ़ा करवट बदले बिना आंखें बंद रखे हुए बोला, रात के अंधेरे में बाहर निकलना ठीक नहीं। यहाँ बहुत भटकती रुएं हैं, बहुत। उसकी आवाज में अजीब सी टूटन और डर दोनों थे। लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि उसने आंखें खोली ही नहीं, बस बगैर देखे मेरे निकलने का पता लगा लिया। मैं वापस ट्रक के अंदर चढ़ जाऊं, ये मेरा दिल कह रहा था, लेकिन दिमाग चीख रहा था, भागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। बूढ़ा अचानक हंस पड़ा, वही धीमी डरावनी हंसी। जाओ जाओ बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि बाहर की रात तुम पर रहम करेगी। उसने पहली बार आंखें खोली और इस बार उसकी आंखों में वैसी चमक नहीं थी। उसकी आंखें गुस्से में लाल थीं, जैसे जलते अंगारे। मैं डर के मारे पलटा और झाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। पैरों के नीचे सूखी टहनियां टूट रही थीं, सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन मैं रुका नहीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। सर्द हवा में किसी औरत के रोने जैसी सरसराहट भी सुनाई दी। मैं बस भागता रहा, बिना सोचे समझे। इतने में अचानक पीछे से वही ट्रक का हॉर्न बजा। वही ट्रक जो हादसे में बुरी तरह पिचक चुका था, इंजन जिसकी सांसें बंद हो चुकी थी। अचानक उसी वीरान रास्ते पर हॉर्न, इतना लंबा, इतना भारी कि दिल दहल जाए। मैं रुक गया, शरीर कांप रहा था, गर्दन अपने आप पीछे मुड़ी। ट्रक दूर अंधेरे में था, लेकिन उसकी 2 सुर्ख टेल लाइट्स अब पहले से ज्यादा तेज जल रही थीं, ऐसे जैसे किसी ने उनमें नई जान फूंक दी हो। और एक परछाई, हाँ, एक लंबी काली परछाई ट्रक के सामने धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने वहीं से चीखते हुए दौड़ लगा दी, पूरी जान लगाकर। रात, जंगल, सर्द हवा, चीखें, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। बस एक बात साफ थी कि उस ट्रक में जो बूढ़ा था वो इंसान नहीं था। चलते चलते 1 घंटे से ज्यादा गुजर गया और दूर कुछ रोशनियों के आसार दिखाई देने लगे। मुझे उम्मीद थी कि कस्बा करीब है। हैरत की बात थी कि इतने लंबे रास्ते में उस्ताद बशीर का हेल्पर मुझे कहीं नजर नहीं आया। अब कस्बे की चंद एक लाइटें दूर नजर आ रही थीं और फिर अचानक इस कच्ची पक्की सड़क पर एक गाड़ी मेरी तरफ आती हुई दिखाई दी। उसकी हेडलाइट्स की तेज रोशनी सीधी मेरी आंखों पर पड़ रही थी। जैसे ही गाड़ी मेरे करीब आई, मेरी औसा खत्म हो गई। वो पुलिस की जीप थी और अचानक ही गाड़ी मेरे करीब आकर एक झटके से रुक गई। इससे पहले कि मैं संभलता, गाड़ी से फौरन 2 पुलिस वाले नीचे उतरे। उन्होंने टॉर्च की तेज रोशनी मुझ पर डाली और कड़क आवाज में कहा, हैंड्स अप, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ कहां से आ रहे हो? मैं कुछ कहना चाहा, मगर पुलिस वाला गरजते हुए बोला, हाथ ऊपर उठाओ। मैं खौफ के मारे फौरन दोनों हाथ ऊपर कर दिए। टॉर्च वाले कांस्टेबल ने जब रोशनी मेरे चेहरे पर मारी तो अपने साथी सब इंस्पेक्टर से कहा, सर, अरे ये तो नासिर चोर उर्फ नासू है,
सब इंस्पेक्टर ने मुझे गौर से देखा और मुस्कुराए। अच्छा हुआ नासू, तुम हमें यहीं मिल गए, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। इससे पहले कि मैं अपने बचाव में कुछ कहता, उन्होंने फौरन मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी और मुझे घसीटते हुए जीप की पिछली सीट पर डाल दिया। मैं दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था कि मैं क्यों इस कस्बे की तरफ आया। मैंने पुलिस वाले से कहा, साहब पीछे एक ट्रक का हादसा हुआ है। उन्होंने मेरी बात अनसुनी करते हुए कहा, चुप करके बैठ, सुबह देखा जाएगा। उन्होंने मुझे कस्बे के छोटे से थाने में लाकर हवालात में बंद कर दिया। थकावट और खौफ से मेरा बुरा हाल था। मैं हवालात के ठंडे फर्श पर ही लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और थाने में काफी चहल पहल थी। सब इंस्पेक्टर अकरम, जो रात को मुझे पकड़कर लाया था, मेरे लॉकअप के पास आया और तंजिया मुस्कान के साथ कहा, अरे नासू, आखिरकार आज हमने तुझे पकड़ ही लिया, कब तक हमसे भागता। फिर उसने संजीदगी से कहा, और हाँ नासू, तूने रात को हमें बताया था कि पीछे एक ट्रक का हादसा हुआ है, तेरी बात सच्ची है। सुबह वहां गश्त पर जाने वाली पार्टी को एक तबाहशुदा ट्रक मिला है। ये सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। मैंने फौरन कहा, जी हाँ थानेदार साहब, उसका ड्राइवर बहुत अच्छा आदमी था। उसने रात को मुझे अपने ट्रक के केबिन में पनाह दी थी। मैं सारी रात वहीं उसके पास बैठा रहा, वरना सर्दी में ठिठुर कर मर जाता। सब इंस्पेक्टर अकरम ने मेरी तरफ बड़ी हैरानी से देखा और बोला, क्या बकवास कर रहा है, किसने तुझे पनाह दी थी? मैंने पूरे यकीन से कहा, थानेदार साहब, ट्रक ड्राइवर उस्ताद बशीर ने मुझे पनाह दी थी। उसके लहजे में अब सख्ती आ गई थी। जी हाँ थानेदार जी, उनके ट्रक को हादसा पेश आया था। मैं जब भागा तो सड़क पर देखा कि एक ट्रक किसी दरख्त से टकरा गया था और मुझे उस ट्रक ड्राइवर उस्ताद बशीर ने खुद बताया था कि ट्रक चलाते वक्त उसे नींद का झोंका आया था। लेकिन खुदा का शुक्र है कि ड्राइवर और उसका हेल्पर दोनों जिंदा बच गए। मैंने पूरी तफसील उन्हें सुनाई। सब इंस्पेक्टर मेरे करीब आए और गौर से देखते हुए कहने लगे, है तेरा दिमाग चल गया क्या है? मैंने कहा, नहीं थानेदार साहब, मैं सच कह रहा हूँ। उन्होंने गुस्से में चीखा, अरे रियाज इधर आ। एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया। देखो रियाज, ये नासूर आज पकड़ा गया तो इसका दिमाग भी खराब हो गया है। इसे बताया कि ट्रक ड्राइवर तो उसी वक्त मर गया था जब उसका ट्रक दरख्त से टकराया था, और ये साला कहता है कि ट्रक ड्राइवर ने इसे अपने केबिन में पनाह दी थी। कांस्टेबल रियाज ने मेरी तरफ देख के कहा, बकवास करता है थानेदार जी, खुद को पागल जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने कहा, अरे उस ट्रक ड्राइवर की तो उसी वक्त मौत हो गई थी जब ट्रक दरख्त से टकराया। सुबह जब हम वहां पहुंचे तो उसकी खून में लथपथ कुचली हुई लाश ट्रक के अंदर फंसी मिली। मैं हक्का पक्का रह गया, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने पूरी रात उसके साथ गुजारी है। उसने मुझे पानी दिया, बादाम और अखरोट दिए, उसने मुझसे बातें की। सब इंस्पेक्टर अकरम ने कहा, हम सच कह रहे हैं, ट्रक ड्राइवर तो उसी वक्त मर गया था। और सुनो, असल कहानी कुछ और है। उसे नींद का झोंका नहीं आया था। हमारी तफ्तीश के मुताबिक ट्रक चलाते हुए उसका अपने ही हेल्पर छोटू से रात के वक्त झगड़ा हो गया था। गुस्से में ड्राइवर बशीर ने अपने शागिर्द के सर पर लोहे की रॉड मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी लाश हमें ट्रक के पिछले हिस्से से मिली और फिर घबराहट में ड्राइवर का काबू ट्रक से बाहर हो गया और वो सीधे दरख्त से जा टकराया, जिससे खुद ड्राइवर भी मौके पर ही हलाक हो गया। लाश बहुत बुरी तरह कुचली हुई थी। और तुम कह रहे हो कि तुमने उसे जिंदा देखा है? मैंने कसम खा के कहा, थानेदार जी मैं सच बोल रहा हूं। मगर थानेदार ने मुझे गालियां देते हुए वहां से चल दिया। मैं लॉकअप में गिरकर सर पकड़ के बैठ गया। ये सब क्या था? क्या मैं पागल हो गया था? फिर दोपहर में पोस्टमार्टम के बाद जब पुलिस लाश थाने लाई तो सब इंस्पेक्टर अकरम ने मुझे खास तौर पर लॉकअप से बाहर बुलाया और कहा, चल अपनी आंखों से देख ले अपने इस मेजबान को। उन्होंने मुझे थाने के हॉल में ले जाकर स्ट्रेचर पर रखी हुई लाश दिखाई, जिस पर सफेद चादर पड़ी थी। एक कांस्टेबल ने चादर हटाई। लाश को देखकर मैं गुमसुम हो गया। मेरा खून रगों में मुंजमद हो गया। लाश का चेहरा हादसे की वजह से बुरी तरह मसख हुआ था, कुचल गया था और खून जमकर सियाह पड़ चुका था। मगर मैं उसे पहचान सकता था। ये वही उस्ताद बशीर था, वही घनी सफेद दाढ़ी, वही भारी भरकम जिस्म। ये वही ड्राइवर था जिसने रात को मुझे अपने केबिन में पनाह दी थी। लाश को देखकर साफ पता चलता था कि थानेदार बिल्कुल सच कह रहा था। इतनी चोटों के साथ किसी का एक लम्हा भी जिंदा रहना नामुमकिन था। ये सब क्या था? या मेरे खुदा, मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरा सर बुरी तरह चकराने लगा। अगर ट्रक ड्राइवर की मौत हादसे के वक्त हो चुकी थी, अगर वो मौके पर ही मर चुका था, तो फिर वो शख्स कौन था जिसने उस सर्द रात में मुझे पनाह दी थी? वो कौन था जिसने मुझे चोरी पर लानत दिया और मेहनत की अजमत का पाठ पढ़ाया? वो कौन था जिसके साथ मैंने पूरी रात उस तबाहशुदा ट्रक के केबिन में गुजारी थी? क्या वो ट्रक ड्राइवर की रूह थी? यही सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा और मैं वहीं फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। इस वाकये के बाद मुझ पर चोरी के कई मुकदमे चले और मुझे कई साल कैद की सजा हुई। जेल में भी मैं महीनों तक उस रात के बारे में सोचता रहा। मैंने कई लोगों को यह वाकया सुनाने की कोशिश की, मगर सब ने मुझे पागल समझा। आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली।
मगर उस्ताद बशीर का वो चेहरा, उसकी वो बातें और वो भयानक रात आज भी मेरी रूह में किसी कांटे की तरह चुभी हुई हैं। कभी कभी आज भी जब मैं तन्हा होता हूँ तो मुझे उस्ताद बशीर की वही गरजदार आवाज़ सुनाई देती है, देखो चोरी करना बुरी बात है, मेहनत करके कमाना सीखो। और मैं सोचता हूँ कि उस रात उस वीराने में मुझे एक जिंदा इंसान ने पनाह दी थी या एक मुर्दा रूह ने। इस सवाल का जवाब शायद मुझे कभी नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल दास्तान-ए-कल्ब को सब्सक्राइब करें।